नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत हूँ आज आपके लिए शिवानी की एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी लेकर। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। आरंभ में ही स्पष्ट कर दूँ, यह कहानी नहीं है। कल मैंने उसे सपनों में न देखा होता तो शायद मेरी लेखनी गतिशील भी न होती। हठात कल रात वह चुपचाप आकर मेरे पायताने बैठ गई थी, उसी वधू वेश में जिसमें उसे आज से 10 वर्ष पूर्व इसी फ्लैट में देखा था। न उसने कुछ कहा, न हिली न डुली। फिर अपनी दोनों मेहंदी लगी गोरी हथेलियां मेरे सामने फैलाकर वह फीक से हंसती। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। सपना टूट गया, किंतु सपने का आतंक नहीं गया। 10 वर्ष पूर्व भी मैं इसी फ्लैट में रहती थी। नीचे के फ्लैट की गृहस्वामिनी एक दिन अचानक मेरे पास एक छोटी सी याचना लेकर उपस्थित हुई। उनकी बड़ी बहन एवं भगिनीपति अपनी पुत्री का विवाह करने उनके फ्लैट में आ रहे थे। क्या मैं उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने 2 कमरे दे सकूंगी? वैसे अपने एकाकी जीवन में मुझे किसी प्रकार का व्याघात अच्छा नहीं लगता, किंतु प्रतिवेशियों के प्रति सामाजिक कर्तव्य बोध ने साथ साथ किसी की भी कन्या के विवाह में यह सामान्य सा सहयोग देने की बलवती इच्छा ने स्वयं मेरी सुविधा असुविधा को पीछे ढकेल दिया। मैंने स्वीकृति दे दी। विवाह तिथि आसन्न थी। इसी से देखते ही देखते अतिथियों की भीड़ जुटने लगी। मुझे 2 अत्यंत निरीह शांत अतिथियों की मेजबानी निभानी थी। कन्या के सौम्य पिता एवं वृद्ध पितामह। बड़े संकोच से दोनों ही ने कृतज्ञता पूर्वक मेरा आभार प्रदर्शन किया। क्षमा कीजिएगा, आप ही को कष्ट देना पड़ा, पर हम आपको कोई भी कष्ट नहीं होने देंगे। केवल रात सोने के लिए आएंगे। और सचमुच ही मुझे यह पता नहीं लगा कि मेरे यहाँ सर्वथा अपरिचित अतिथि आए हैं। उनके रहने से मुझे रंच मात्र भी असुविधा नहीं हुई। यही नहीं, उनके जलपान भोजन चाय के साथ साथ मेरे लिए भी थाल लगाकर आने लगा। सामियाना लग गया था। दरियों पर 20 दर्जन बच्चे नए नए कपड़े पहन गुलाठे खाने लगे थे। हलवाई ने चूल्हे का विधिवत पूजन कर कढ़ाई चढ़ा दी थी। मैली बनियान को छाती पर चढ़ा उन्नत उदर खुजाता हष्ट पुष्ट हलवाई बम गोले से बूंदी के लड्डू और ढाल सी मठरियां बनाता बड़े से टोकरे में रख रहा था कि सहसा शोर मचा। असरफी देवी जल गईं। मैंने भागकर बरामदे से झांका कि देखूं कौन जल गया। हलवाई बड़बड़ा रहा था, सब हरामखोर हैं। अब देखिए भाई साहब, 2 मिनट के लिए इन्हें कढ़ाई सौंप कर सुरती खैनी खाने गया कि जलाकर राख कर दी। फिर उसने एक जली स्याह मठरी को निकालकर पास खड़े कारीगर को डांटा। अब खड़ा मुंह क्या ताक रहा है? जरा सी राख ला तो कोयले पर डाल, आंच मंदी करूं। कौन असरफी देवी जली कृष्णा? मैं अपना कौतूहल रोक नहीं पाई और मैंने गृह स्वामिनी से पूछ लिया। अरे मट्ठी जल गई, उसने हंसकर कहा। हमारे यहाँ लड़की की ससुराल को ऐसे 125 लड्डू और 51 मट्ठियाँ भेजी जाती हैं। हर मट्ठी पर घर की बड़ी बूढ़ियों का नाम लिखा जाता है। असरफी देवी बिट्टी की होने वाली ददिया सास हैं। उन्हीं की नाम लिखी मट्ठी जल गई। मुझे हंसी आ गई। अपने पीछे खड़े कन्या के पिता को मैं देख नहीं पाई थी। अब देखिए ना, वे खिसियाए स्वर में बोले, कैसे बेकार के रिवाज हैं।
पर एक हम हैं कि इन्हें मनाए जा रहे हैं, पर मजबूरी है। न करें तो सोचेंगे हम पैसा बचा रहे हैं। कन्या के पितामह सारा दिन ही सड़क पर टहलते रहते। मैंने एक दिन देखा, इधर उधर देखकर उन्होंने एक ठेले वाले को रोककर 4 केले खरीदे और जल्दी जल्दी खा गए। घर का आंगन तो मिष्ठान पकवानों की सुगंध से सुवासित हो रहा था। फिर ये बेचारे भूखे कैसे रह गए? कन्या के पिता को नीचे जाने में जरा भी विलंब होता तो नीचे से कर्कश स्वर में कन्या की माँ अधैर्य से पुकारने लगती, सोते ही रहोगे क्या? अमीनाबाद से रजाई का बक्सा कौन लाएगा? मेरा बाप। मैं स्तब्ध रह गई थी, ये जानकर भी कि पति एक सर्वथा अपरिचित गृह का अतिथि है और मेजबान भी बरामदे में खड़ी है। ऐसी औद्धत्यपूर्ण अशालीन भाषा का प्रयोग। असल में अचानक ही विवाह तिथि निश्चित हुई। उस पर वर पक्ष का आग्रह था कि हम लखनऊ आकर ही विवाह करें। इसी से बेचारी कुछ घबरा गई है। उस पर हाई ब्लड प्रेशर है, आप अन्यथा न लें। कन्या के पिता ने पत्नी की अशिष्टता की कैफियत दी तो मैंने हंसकर कहा, कन्या के विवाह में किस माँ का पारा नहीं चढ़ता? कौन पत्नी पति पर नहीं बरसती? मैंने भी 3-3 कन्यादान किए हैं। आश्वस्त होकर वे चले गए, किंतु जिस दिशा को जाते बेचारी पत्नी के शब्द वेधी बाणों से निरंतर शर्विद्ध होते रहते। हद है, 100 बार कह चुकी कि बैंक से रोजगारी लानी है, नए नोट लाने हैं। अरे आखिर कब नोट आएंगे और कब उनकी माला बनेगी? पर कोई सुने तब ना। न अभी तक हलवाई को बयाना दिया गया है, न सकोरे पत्तलों का इंतजाम हुआ है। आखिर आप कर क्या रहे थे अब तक? जितना ही कर्कश स्वर पत्नी का था उतनी ही कोमल स्वर पति का था। गुनगुना कर न जाने क्या कहते कि उत्तर सुन नहीं पाती। रविंद्रनाथ ने नारी के 2 रूपों का वैशिष्ट्य बताया है, जननी या प्रिया। मेरी धारणा है कि पुरुष के भी 2 ही रूप हैं, स्वामी या सेवक। बेचारे मेरे अतिथि दूसरी श्रेणी में आते थे। लगता था उनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। उस दबंग स्वर की गरियसी स्वामिनी को देखने का कौतूहल ही मुझे वहां खींच ले गया। उनके दीर्घांगी मेद बहुल शरीर को देखकर मुझे लगा कि उस व्यक्तित्व के चैखटे में वह रोबीला कंठ स्वर एकदम ठीक ही बिठाया है विधाता ने। आपने बड़ी कृपा की। कन्या की माँ ने बड़े आदर से मुझे बिठाया। वहां तो हमारी इतनी बड़ी कोठी है कि 100 मेहमान भी आ जाएं तो पता न लगे। पर लड़के वालों की जिद थी कि हम यहीं आकर शादी करें। अरे दिव्या, क्या कर रही है? यहाँ आकर देख कौन आया है। फिर मेरी ओर देख वे हंसकर बोली, अजी आपकी किताबों के पीछे तो यह दीवानी है, एक कहानी नहीं छोड़ती। बेचारी, तब क्या वह जानती थी कि एक दिन उसे भी मेरी कहानी नहीं छोड़ेगी। एक गोरी दुबली पतली किशोरी लज्जा वनता मेरे सम्मुख खड़ी थी। चेहरे पर वही अद्भुत लुनाई आ गई थी जो विवाह तिथि निश्चित होने पर साधारण नैन नक्श वाले चेहरे को भी असाधारण बना देती है। जिसने भी उसका नाम रखा था वह निश्चय ही साहित्य रसिक रहा होगा। मेरा अनुमान ठीक था। एक बार सुमित्रा नंदन पंत जी हमारे यहाँ आए थे। तब यह 3 साल की ही थी। हम इसे टुइया कहकर पुकारते थे। बोले, यह भी भला कोई नाम है? दिव्या कहकर पुकारो। बस तभी से यह दिव्या हो गई। यह तो अभी बहुत छोटी है, आप अभी से इसकी शादी किए दे रही हैं? मैंने कहा, अजी छोटी कहें कि 18वें में पड़ेगी, देखने की है बजर बौनी। इसकी उम्र में तो हमारी 2 बेटियां हो गई थीं।
उसी दिन दिव्या के पिता ने मुझे बताया कि उनकी भी इच्छा अभी दिव्या का विवाह करने की नहीं थी, पर लड़का अच्छा मिल गया। उनकी इस साली ने ही रिश्ता पक्का किया था। आप तो जानती हैं, हम लोगों में अच्छे लड़के के लिए अच्छी खासी रकम देनी पड़ती है। दुर्भाग्य से हम कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं। हमारे यहाँ एक प्रकार से रेट बंधे हैं। आईएएस लड़का है तो 1.25 लाख, आईपीएस तो 1 लाख, इंजीनियर है तो 80,000, और फिर साधारण नौकरी वाले के लिए भी कम से कम 20,000। उस पर दहेज अलग। डॉक्टर लड़के तो कंधे पर हाथ नहीं धरने देते। जैसा दाम खर्च कर सको वैसी ही चीज लो। कभी कभी तो सोचता हूँ बहन जी, बिहार में जो कन्या के पिता सुपात्रों का अपहरण कर जबरन दामाद बना रहे हैं, उसमें भी उनकी मजबूरी ही रहती होगी। तो आपको इस रिश्ते में भी रकम भरनी होगी? मैंने पूछा। और नहीं तो क्या, पर ये लोग शरीफ हैं, इन्हें लड़की पसंद है। कहा है कुछ नहीं मांगेंगे, हम अपनी बिटिया को जो देना चाहें दे दें। बड़े गर्वजन्य संतोष से उनका शांत चेहरा दमक उठा। बेचारे शायद इस कटु सत्य से अनभिज्ञ थे कि मुंह से कुछ न मांगने वाले ही कभी कभी मुंह खोलकर सब कुछ मांगने वालों से भी अधिक खतरनाक होते हैं। लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट था। अपनी 2 कोठियां थीं। बड़ा भाई पुलिस का ऊंचा अफसर था, छोटा डॉक्टर। जैसे जैसे विवाह तिथि निकट आ रही थी, छोटे से फ्लैट में रौनक की गहमागहमी बढ़ती जा रही थी। कभी ठेलों से सोफा सेट, पलंगों का जोड़ा उतारा जा रहा था, कभी स्टील की अलमारी और फ्रिज। उधर घरातियों के बीसियों नखरे। कोई ठंडाई की फरमाइश कर रहा था, कोई लस्सी की। आंगन में पड़े कुर्सियों के स्तूप का शिखर मेरे फ्लैट की सरहद से सट गया था। बच्चों की चे चे पे पे, स्त्रियों का कलरव संध्या होते ही और घनीभूत हो उठता। उधर कन्या के ताऊ ताई बुलंदशहर से अचानक उस समय आ टपके थे जब उनके आने की आशा त्याग दी गई थी। कभी कभी नीचे चल रहे 2 बहनों के वार्तालाप का स्वर बड़े दुस्साहस से मेरे कमरे की दीवालों को भेद कर चला आता। स्पष्ट था कि कन्या की जननी एवं ताई के संबंध बहुत सुविधाजनक नहीं थे। अरे आज तक कोई जिठानी देवरानी का सुख देख सुखी हुई जो हमारी महारानी होंगी? कन्या की माँ एक दिन कह रही थी, बोलेगी तो लगेगा शहद घोल रही है, पर बस चले तो हमारा कलेजा निकाल चबाए डारे। मैं सोचती हूँ नारी स्वभाव की जितनी अभिज्ञता विवाह आदि अनुष्ठानों में बटोरी जा सकती है, उतनी शायद जीवन भर इधर उधर विभिन्न गृहों के अंतरंग कक्षों में झांक फूंक कर नहीं बटोरी जा सकती। मैं देख रही थी कि जहां आमोद प्रमोद, खिलाने पिलाने, नाचने गाने की भूमिका संजोई जाती, झट से मुंह लटकाकर कन्या की ताई छत की मुंडेर पकड़ ऐसे खड़ी हो जाती जैसे वह किसी अपरिचित परिवार की भूल से न्योती गई अतिथि हो। कोई भी देखकर बता सकता था कि गृह की वह साज सज्जा, बृहद सुनियोजित आयोजन, बिजली की जगमगाहट, कन्या के चढ़ावे में आने वाले गहनों का सुना सुनाया लेखा जोखा ताई की छातियों पर बीसियों विषधरों को लौटा रहा है। उधर कन्या की माँ कमर में आंचल खोसे विवाह के कर्म क्षेत्र में अकेले डटी थी। कभी पति पर चिंघाड़ती, कभी हलवाइयों पर, और संध्या होते ही ढोलक लेकर बैठ जाती। यही नहीं, एक बार नाचने को कहा गया तो चट घुंघरू बांध ऐसा थिरकी कि क्या कोई बाई जी नाचेगी। कहना तो मेरा मान ले मेरे शहजादे, विवाह का एक ही दिन रह गया था। अचानक मेरे लिए नीचे से बुलौवा आ गया।
मैं जल्दी नीचे चली आऊं। वर पक्ष के अतिथि दहेज सामग्री का अवलोकन करने आ रहे हैं। यह भी उनके यहाँ की एक विशिष्ट अनिवार्यता थी। देखकर यदि कुछ फेरबदल करना हो तो कन्या के पिता को वही करना होगा। मैं नीचे गई और करीने से सजे विभिन्न उपकरणों को देखती ही रह गई। कौन सी ऐसी वस्तु थी जो बेचारे निरीह पिता ने नहीं जुटाई थी। साड़ियों का स्तूप, टेलीविजन, फ्रिज, इस्त्री, बर्तन, रेशमी रजाइयाँ, लट्ठे, मलमल के थान, गैस का चूल्हा, सिलेंडर, बिजली के पंखे आदि। इतने में ही अचानक स्त्रियों की भीड़ में भगदड़ मच गई। आ गए, आ गए कहती कन्या की मां सिर पर आंचल खींच द्वारपाल की मुद्रा में सतर्क खड़ी हो गई। कहाँ गई वह तेजस्वी मुख मुद्रा और थानेदार का सा वह रौबीला कंठस्वर? वह है नीली कमीज वाला। अरे नहीं, वह तो छोटा भाई है। तब कौन? अजी वह है चेचकरू दाग वाला। हाय राम, यह तो 2 बच्चों का बाप लग रहा है। विभिन्न फुसफुसाहटों के सूत्र से मैंने भी दूल्हे को पहचान लिया। तब क्या सचमुच इसी अंधे के हाथ बटेर लगी थी? कहाँ दिव्या और कहाँ यह? किसी मांसहीन कंकाल को ही जैसे किसी ने पहना ओढ़ा के भेज दिया था। हाथ में छड़ी लिए पगड़ी बांधे ससुर ऐसे चले आ रहे थे जैसे कोई राजप्रमुख प्रजा के बीच से गुजर रहा हो। देखिए समधी जी, साड़ियों के स्तूप की ओर वर के पिता ने छड़ी घुमाई। हमारे घर की रुचि जरा सोफियानी है। वे ये सब तड़क भड़क की बनारसी कभी नहीं पहनेंगी। ये सब हटाकर कांजीवरम और चंदेरी गढ़वाल रखवा दें। यही फरमाइश मेरी लड़कियों ने भी की है। छड़ी से उन्होंने साड़ियों को ऐसे उथल पुथल दिया जैसे कोई स्वास्थ्य निरीक्षक सड़क की पटरी पर सड़ी गली सब्जी या खुले कटे तरबूज का ठेला उलट देता है। मुझे बहुत बुरा लगा। यह भी कोई तरीका है? कन्या पक्ष के इतने अतिथियों के सामने कन्या के पिता का ऐसा अपमान। अलग ले जाकर भी तो कह सकते थे। कन्या के पिता अंत तक हाथ जोड़े ऐसी व्यर्थ कृतज्ञ मुस्कानें बिखेरते रहे जैसे कह रहे हों, आपकी जूती मेरा सिर। चलते चलते सहसा वर के पिता मुड़े। हमने तो आपसे कह ही दिया है, हम कुछ नहीं लेंगे। द्वाराचार में हमारा और हमारे अतिथियों का स्वागत ठीक ठाक रहे, बस इसी का ध्यान रखिएगा। बस इसी आदेश के गूढ़ार्थ को बेचारा कन्या का पिता ग्रहण नहीं कर पाया। स्वागत तो अच्छा ही किया। अतिथियों के कंठ में अजगर से पृथुल फूलों के हार भी पड़े। गुलाब जल का छिड़काव भी हुआ। वर के लिए कहीं से मर्सिडीज भी मांगकर फूलों से भरपूर सजाई गई। आमिष निरामिष व्यंजन, विदेशी सुरा के क्रेट क्या नहीं किया बेचारे ने। लड़की विदा होने लगी तो माँ और मौसी को रोते रोते गस आ गया। पर पिता हाथ बांधे समधी के सामने ऐसे खड़े हो गए जैसे दीनहीन चौबदार हों। एक ही रात में उनका दमकता चेहरा स्याह पड़ गया था। आप लोगों के स्वागत में कोई त्रुटि हुई तो क्षमा करें, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। समधी की आंखों से अभी तक रात की खुमारी नहीं उतरी थी। काले चेहरे पर आरक्त आंखें इंजन के अग्नि स्तूप सी चमक रही थी। एक ही आनन को दशानन की अहंकारी मुद्रा में हिलाते हुए बोले, क्या त्रुटि रह गई है? यह भला हम अपने मुंह से क्या कहें? हम तो आपके मेहमान हैं। पर हाँ, यह जो 500 आपने द्वाराचार में रखे हैं यह लीजिए। इन्हें आप हमारी ओर से नाई, धोबी, महरी और सालियों को बांट दें। अपमान से कन्या के पिता का चेहरा स्याह पड़ गया। मैं वहीं खड़ी थी।
एक क्षण को उस निरीह व्यक्ति का अपमान स्वयं मेरा अपमान बन गया। जी में आया नोटों की गड्डी जिसे वर के पिता बरबस उनके हाथों में ठूस रहे थे, छीन कर उन्हीं के मुंह पर दे मारूं। पर मुझे किसी के व्यक्तिगत कर्म क्षेत्र में कूदने का अधिकार ही क्या था। रात को वे नित्य की भांति चुपचाप अपने कमरे का ताला खोल रहे थे कि मैं टेलीफोन की घंटी सुनने आई। उन्होंने निरीह दृष्टि से मुझे देखा और सिर झुका दिया, जैसे दोपहर की उस भद्दी घटना का समग्र उत्तरदायित्व उन्हीं का हो। चलिए, सब कुछ निर्विघ्न संपन्न हो गया, आपको बधाई भी नहीं दे पाई। वे एक पल को चुप खड़े रहे, फिर रूंधे गले से बोले, आप तो सब सुन ही रही थी। कैसे विचित्र लोग हैं। पहले स्वयं कहा कि कुछ नहीं लेंगे, केवल कन्या के हाथ पीले कर उन्हें सौंप दें। अब चलते चलते पैंतरा बदल लिया। मुंह खोल कर कहते तो हम उनकी वह मांग भी पूरी कर देते। अब दिव्या की चिंता लगी रहेगी, बहुत भोली है। आज पिताजी ने वह सब नाटक देखा तो नाराज होकर कानपुर लौट गए। बोले, कसाई को गाय थमाना हमने नहीं सीखा, तुम और बहू ही यह लेन देन निभाते रहो, हम चले। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी सुंदर लड़की है आपकी, गुण रूप देखकर अपनी सब मांगे भूल जाएंगे। अब कभी कभी सोचती हूँ, नारी होकर भी मैं उन्हें एक नारी के प्रति हो रहे अन्याय का विरोध करने को क्यों नहीं उकसा पाई। क्यों नहीं कह सकी कि जो सगाई में ही ऐसे नीच लोलुप स्वभाव का परिचय दे गया, उसे क्यों अपनी कन्या सौंप रहे हैं आप। अभी क्या बिगड़ा है, तोड़ दीजिए यह सगाई। विवाह हुआ था और बड़ी धूम से हुआ था। इसी से थकान उतारने में भी कन्या पक्ष को 3-4 दिन लगे। फिर अचानक एक दिन कन्या के पिता मुझसे विदा लेने आए। उसी दिन साली के यहाँ से डेरा डंडा उखाड़ वह प्रवासी परिवार चला गया। मैं उन्हें पहुंचाने बाहर तक जाकर लौट रही थी कि देखा उनकी दीवार पर 2 दुबली पतली हल्दी सनी हथेलियों की छाप बनी है। हमारे यहाँ ससुराल जाने से पहले लड़की यही छाप मायके की दीवार पर लगा जाती है। दिव्या की मौसी ने कहा, मन न जाने कैसा हो गया, क्या पुत्री का यह स्मृति चिन्ह सदा अम्लान रह पाएगा। धीरे धीरे प्रत्येक वर्ष की पुताई के साथ साथ वह छाप धुंधली पड़ती पड़ती रेखा मात्र रह गई थी। दिव्या के मौसा की बदली हुई, वहां दूसरा परिवार आ गया। उन्होंने दीवार पर डिस्टेम्पर करवाया और पूरे फ्लैट का नक्शा ही बदल दिया। एक दिन दिव्या की मौसी मिल गई। दिव्या कैसी है, मैंने पूछा। उस मासूम चेहरे को मैं भूल नहीं पाई थी। वह अब कहाँ है। एक लंबा सांस खींचकर उन्होंने कहा, क्या? विवाह के 4 ही महीने बाद गैस पर खाना बना रही थी। नायलॉन की साड़ी पहने थी। आंचल में आग लगी, मिनटों में ही झुलस गई। दूसरे ही दिन खत्म हो गई। भारी मन से मैं घर लौटी। दीवार देखते ही वे धूमिल हथेलियां जैसे वह खोलकर मेरे सामने खड़ी हो गई। पर क्या सचमुच ही उसका आंचल अनजाने में आग पकड़ बैठा था। उसकी विदा के क्षण उसके ससुर का उग्र कंठ स्वर फिर कानों में गूंज उठा। क्या त्रुटि रह गई है, यह भला हम क्या बताएं। उसी त्रुटि को बताने तो कहीं उस दसानन ने उस फूल सी सुकुमार लड़की की हल्दी लगी हथेलियों की छाप सदा सदा के लिए मायके की दीवार से नहीं मिटा दी। पर ऐसा कुछ हुआ होता तो उसकी मौसी कुछ तो बताती। पर जो मौसी नहीं कह पाई, वह स्वयं उसकी माँ आकर बता गई।
किसी वकील की राय लेने लखनऊ आई थी। मुझसे मिलने भी चली आई। मुझे देखते ही रोने लगी। आपके ऑटोग्राफ लेगी कहती रही। शादी के भंभड़ में सब भूल गई। मार डाला कसाईयों ने। मैं भी नहीं छोड़ूंगी। मेरी कोख बलबला रही है बहन। खबर पाते ही मैं अस्पताल भागी। लड़की तड़प रही थी। बहन ने कहा, जीजी तुम मत जाओ, देखा नहीं जा रहा है। पर मैंने उसे ढकेल दिया। उफ, मेरी सोने की छड़ी जलकर कोयला बन गई थी। थोड़ा थोड़ा होश था। मैंने पूछा, बेटी कैसे हुआ या? बोली, अम्मा हुआ नहीं, किया गया। बस आंखें पलट दी। न वहां उस बयान का साक्षी था, न नर्स, न डॉक्टर। हाँ, एक साक्षी थी, स्वयं मेरी सगी बहन। वह मुकर गई। मैंने चीख चीख कर कहा, मेरी बेटी जली नहीं, उसे जलाया गया है। मुझसे स्वयं कह रही है। पर मेरी ही सगी बहन ने मेरा मुंह दाब दिया। क्या कह रही हो जीजी? दिव्या खाना बनाने में जली है, उसे किसी ने नहीं जलाया। तू झूठी है। तेरे पति भी पुलिस के अफसर हैं और दिव्या का जेठ भी। तुम्हारी बिरादरी हमेशा अपने पेशेवर को ही बचाती है। तूने ही यह रिश्ता इन कसाईयों से पक्का किया था। पर बहन, मेरी सगी बहन ही मुझसे नाराज होकर घर चली गई। तब से दर दर भटक रही हूँ। कहीं तो न्याय की भीख मिलेगी। हत्यारा अभी भी मूंछों पर ताव देता घूम रहा है। सुना है दूसरी जगह रिश्ते की बात चल रही है। मैं स्तब्ध थी। वह आंखें पोंछती उठ गई। इसी से मैं आपके पास आई हूँ। कृष्णा के यहाँ नहीं गई। फोन किया तो बोली, जीजी तुमने पुलिस केस किया तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। जो हुआ उसे भूल जाओ। भूल जाऊं? 10 महीने जिसे गर्भ में रखा, पाला पोसा, जिस अनजान खूंटे से बांधा, वही गाय सी जो बंध गई, उसे भूल जाऊं? मैंने भी श्राप दिया है बहन। जैसे उस कसाई ने मेरी बेटी को जलाया है, वैसे ही वह भी तिल तिल कर जले। उनकी आंखों से जैसे आग की लपटें निकल रही थी। सच्चे हृदय से निकली बद्दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। वर्षों पूर्व ऐसे ही श्राप को फलीभूत होते मैंने स्वयं देखा है। अल्मोड़ा के ही एक ऐसे सच्चे ब्राह्मण के श्राप ने क्या तत्कालीन जेलर को रात बीतते न बीतते चुटकियों में निष्प्राण नहीं कर दिया था। कुमाऊं केसरी बद्री दत्त जी तब स्वतंत्रता संग्राम में जेल में बंदी थे। क्रूर जेलर के अमानुषिक अत्याचार से क्रुद्ध पांडे जी ने नहा धोकर हाथ में जल लेकर कहा था, अरे दुष्ट, ले, मैं कुमाऊं का ब्राह्मण तुझे श्राप देता हूं। जैसे तू हमें मार रहा है, भगवान तुझे मारे। और भोर होते ही दिल के दौरे ने उस हष्ट पुष्ट जेलर को जेल से ही नहीं संसार से हटा दिया था। फिर तो जहां पांडे जी जल हाथ में लेते, सुना है कि बड़े से बड़े अफसर भी उनके चरण पकड़ लेते थे। किंतु अब कहाँ हैं वैसे सच्चे ब्राह्मण, और कहाँ है वह ब्रह्म तेज। इतने वर्ष बीत गए, फिर दिव्या की माँ मुझे कभी नहीं मिली। पता नहीं उनके दग्ध हृदय से निकला वह श्राप फलीभूत हुआ या नहीं, किंतु मेरे फ्लैट की निचली दीवार से हल्दी लगी उन हथेलियों की छाप अब एकदम ही विलीन हो चुकी हैं। और ये कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, आपको मेरी प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।